Greetings everyone. Today we will start the new topic नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में दो पढ़ लिए थे. नेचर ऑफ मैनेजमेंट में होता है कि हमने डिस्कस करना होता है कि कुछ ऑथर्स ने बोला था मैनेजमेंट एक साइंस है, कुछ ऑथर्स ने बोला था मैनेजमेंट एक आर्ट है और कुछ ऑथर्स ने बोला था मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है. हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है. ये आपको बता चुकी हूँ. जैसे हमने साइंस के जो फीचर्स पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, साइंस के फीचर्स याद है, कैरेक्टरिस्टिक्स. साइंस होती है एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. तो क्या था ये मैनेजमेंट के अंदर? यस, ये फीचर था क्योंकि ये भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है. दूसरा था साइंस का एक और था कि प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन. तो ये है तो ट्रू बट ये पार्शली करेक्ट है, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो मैनेजमेंट में किस पे होते हैं, ह्यूमन बींग्स पे होते हैं. तो ये पार्शली करेक्ट था. और थर्ड हमारा फीचर था यूनिवर्सल वैलिडिटी, जो मैनेजमेंट के अंदर नहीं आता था, क्योंकि जो साइंस के प्रिंसिपल्स बनते हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, बट जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बनते हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं हो सकते, क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई किए जाते हैं. तो इसीलिए जो थर्ड वाला था वो हमारा फीचर मैनेजमेंट के अंदर नहीं आता था. सेकेंड वाला पार्शली था और फर्स्ट वाला फुल्ली आता था फीचर. तो इसी वजह से तो मैनेजमेंट क्या कहलाई जाती थी, मैनेजमेंट इज नॉट अ प्योर साइंस बट इट इज अ इनएग्जैक्ट साइंस. इसे इनएग्जैक्ट साइंस बोलते थे, सोशल साइंस भी बोलते हैं. सेकेंड वन था मैनेजमेंट इज एन आर्ट. आर्ट इज अ स्किल टू डू द. आर्ट क्या होती है? आर्ट एक क्रिएटिविटी होती है, रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए होती है. इसमें हमने बात की थी आर्ट की, जब हमने आर्ट की डेफिनेशन आपको बताई थी. तो आर्ट क्या है? इट इज, आर्ट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर्स स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट द परफेक्शन. क्या चाहिए होती है उसमें? प्रैक्टिस चाहिए होती है टू गेट द परफेक्शन. आज हम बात करेंगे, पहले आर्ट बता देती हूँ कि आर्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक थी. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, दैट मीन्स थियोरेटिकल नॉलेज चाहिए, बिल्कुल चाहिए. जैसे एक म्यूजिशियन होता है, उसको रागास पढ़ने होते हैं, राग्स पढ़ने होते हैं, तो वो पहले पढ़ेगा, ठीक है, उसके बाद ही तो वो समझेगा उस चीज़ को. तो थियोरेटिकल नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर होती है और आर्ट के अंदर तो होती है, तो मैनेजमेंट के अंदर भी थियोरेटिकल नॉलेज होती है. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आ गई मैनेजमेंट के अंदर. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक आर्ट की थी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. दैट मीन्स कोई भी अगर आप थियोरेटिकल नॉलेज ले भी लेते हो तो भी आपको एक पर्सनलाइज एप्लीकेशन चाहिए होता है, आपको पर्सनलाइज उसे करना पड़ता है. तो क्या वो भी आर्ट के अंदर है, सॉरी मैनेजमेंट के अंदर है? हाँ, क्योंकि मैनेजमेंट में भी मैनेजर अपना पर्सनली स्किल्स और क्रिएटिविटी दिखाएगा, तभी वो एक अच्छा मैनेजर बनेगा और तभी मैनेजमेंट और ज़्यादा स्ट्रांग बनती है. तो सेकेंड फीचर भी आता है. थर्ड इज द बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड द क्रिएटिविटी. एक आर्टिस्ट वो होता है जो रेगुलर प्रैक्टिस करता है, तभी वो एक परफेक्ट आर्टिस्ट बनता है. तो एक मैनेजर भी वो होता है जो एक रेगुलर प्रैक्टिस करता है और अपनी एक क्रिएटिविटी दिखाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कि उसे क्या नया करना चाहिए. तो क्या है मैनेजमेंट के अंदर? ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक आती हैं आर्ट की: सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन एंड बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड द क्रिएटिविटी. तो हम क्या बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है. तो मैनेजमेंट प्योर आर्ट है, क्योंकि हमने डेफिनेशन भी क्या पढ़ी थी मैनेजमेंट की. मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय द अदर्स. एक मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसमें हम काम लेना जान करवा सकते हैं लोगों से, तो एक कला है मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय द अदर्स, कि आप दूसरों से किस तरीके से काम निकलवा रहे हैं, वो एक कला होती है. समझ में आ गया? नाउ आज हम पढ़ेंगे द थर्ड टॉपिक, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. क्या पढ़ेंगे हम आज? मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. पहले तो हम प्रोफेशन को डिफाइन कर लेते हैं. तो प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन है एक ऑक्यूपेशन विच इज, प्रोफेशन इज कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन विच इज बैक्ड बाय, क्या किससे बैक्ड है? बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग. किससे बैक्ड है? स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग. समझ में आ गई बात? स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग. तो ये अब प्रोफेशन होता है. प्रोफेशन में एंट्री क्या होती है? रेस्ट्रिक्टेड होती है. इन विच एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड. क्या होती है इसके अंदर? एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है. एंट्री रिस्ट्रिक्ट की जाती है, तो वो हमारा क्या कहलाया जाता है? प्रोफेशन कहलाया जाता है. तो प्रोफेशन, भाई जैसे डॉक्टर है,
एक स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, उसको ट्रेनिंग चाहिए, और उसमें एंट्री ऐसा कोई कि कोई भी डॉक्टर चला जाएगा कि मैं डॉक्टर और मैं डॉक्टर बन गया, कोई भी टीचर अपने आप को टीचर बता देगा कि मैं टीचर और मैं बन जाऊंगी। तो एक बीएड की डिग्री चाहिए होती है, स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशलाइज ट्रेनिंग होनी चाहिए उसके लिए, तो वो प्रोफेशन कहलाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, उसके में देखेंगे कि क्या वो मैनेजमेंट के अंदर आता है या नहीं आता। ये फीचर्स हैं प्रोफेशन के। तो पहला फीचर होता है क्या, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ knowledge. Yes, first feature is well defined body of knowledge. ये first feature है, well defined body of knowledge. अब what is this? कोई भी प्रोफेशन होता है, there is a practice of systematic body of knowledge. That means कोई भी प्रोफेशन हो वहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है किसकी, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो हमें हेल्प करती है एक प्रोफेशनल को टू गेन द स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ दैट प्रोफेशन। एक मतलब एक सिस्टमैटिक बॉडी, देखो सिस्टमैटिक बॉडी हर जगह आ रहा है, साइंस में भी पढ़ना पड़ता है ना, आपके पास साइंस है तो साइंस में भी पढ़ोगे ना, आर्ट में भी पढ़ना पड़ता है, एक प्रोफेशन के लिए भी पढ़ना पड़ता है, तो हर जगह एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो जरूरी है। तो मैनेजमेंट में भी क्या है, मैनेजमेंट में भी है कि इन केस ऑफ मैनेजमेंट तो वहाँ पर भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की जरूरत पड़ती है। बहुत सारी बुक्स हैं विच आर रिलेटेड टू मैनेजमेंट, जो बच्चे पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, स्कूल्स में भी बहुत सारी बुक्स पढ़ाई जाती हैं रिलेटेड टू द मैनेजमेंट। आप भी पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो ये क्या है, दिस इज द वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो क्या वो मैनेजमेंट में आती है, यस, वो मैनेजमेंट में आती है। तो ये फीचर मैनेजमेंट के अंदर आता है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। सेकेंड फीचर क्या होता है, सेकेंड फीचर इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, ये प्रोफेशन का सेकेंड फीचर होता है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब एंट्री जो होती है वो प्रोफेशन में रेस्ट्रिक्टेड होती है। कैसे रेस्ट्रिक्टेड होती है, क्योंकि एक एग्जामिनेशन और एक डिग्री लेनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन अगर डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहा है तो उसे एमबीबीएस की डिग्री चाहिए। ऐसा तो नहीं कोई भी मैं कह दूँ मैं डॉक्टर हूँ तो मैं बन को ही जाऊंगी, नहीं बन जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। तो एक डिग्री होनी बहुत जरूरी है फॉर द प्रोफेशन। whereas there is, अब ये तो प्रोफेशन की बात थी, क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा ही है, नो, मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है, कोई लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, या फिर कोई ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर मेरे पास एमबीए की डिग्री नहीं है तो क्या मैं मैनेजर नहीं बन सकती हूँ। ऐसा यहाँ पर ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते मैनेजमेंट के अंदर कि रेस्ट्रिक्टेड एंट्री की जरूरत पड़े। तो whereas there is no legal restrictions on appointment of a manager, anyone can become a manager irrespective of his or her educational qualification। कोई भी एक मैनेजर बन सकता है, चाहे उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो या फिर ना हो। बट नाउ मेनी कंपनीज उन्हीं को प्रेफर करती है जिनके पास एमबीए की डिग्री होती है। बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ एमबीए की डिग्री वाला ही मैनेजर बन सकता है, कोई भी मैनेजर बन सकता है। तो क्या ये मैनेजमेंट के अंदर ये आता है फीचर, नो, ये मैनेजमेंट के अंदर ये फीचर नहीं आता है, क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री ऐसी नहीं होती है। तो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, बट बहुत जल्दी ये वाला फीचर प्रेजेंट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज तो करने लगी हैं। इंडिया में भी ऐसा आ जाएगा कि अगर किसी के पास एमबीए डिग्री होगी वही मैनेजर बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। बट अगर अभी की बात करें तो ये फीचर मैनेजमेंट के अंदर नहीं है, ये जो प्रोफेशन का फीचर होता है ये मैनेजमेंट के अंदर नहीं होता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, इसका मतलब क्या है, जितने भी प्रोफेशंस होते हैं एक स्पेशल एसोसिएशंस बनाई जाती हैं और हर प्रोफेशनल को उसमें रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। जैसे कि लॉयर्स होते हैं वो बार काउंसिल से रजिस्टर्ड होते हैं, है ना। तो जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें अपने रजिस्टर कराना पड़ता है फ्रॉम द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। लॉयर्स होते हैं वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होते हैं। दैट मीन्स एक प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं जहाँ पर हर प्रोफेशनल को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। बट मैनेजमेंट में है तो बहुत सारी एसोसिएशंस हैं, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे हैं, जहाँ पर कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, एथिकल रूल्स होते हैं, जैसे कि AIMA है न्यू दिल्ली में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट है कोलकाता में। बट है तो बहुत सारी एसोसिएशन, जैसे डॉक्टर्स के लिए तो लीगली कंपल्सरी है,
बट मैनेजर के लिए लीगली कंपल्सरी नहीं है। एसोसिएशंस बहुत सारी हैं और रजिस्टर्ड कराएं तो बहुत अच्छी बात होती है, बट मैनेजमेंट के अंदर ये कंपल्शन नहीं है कि आप अगर रजिस्टर्ड होंगे तो ही मैनेजर बन सकते हैं, तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता है। तो ये भी बिल्कुल इसी की तरह से है कि अभी ये कैरेक्टरिस्टिक, अभी ये फीचर मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, बट बहुत जल्दी ये एक मैनेजमेंट का पार्ट बन जाएगा। तो अभी की बात करें तो ये भी फीचर मैनेजमेंट के अंदर नहीं आता है। तो सिर्फ अभी कौन सा आता है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। फोर्थ होता है हमारा, फोर्थ फीचर है प्रोफेशन का, एथिकल एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स, दैट मीन्स हर प्रोफेशन के अंदर कुछ एथिकल कोड्स होते हैं। देयर आर सेट ऑफ एथिकल कोड्स विच आर फिक्स्ड बाय द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो फिक्स्ड होते हैं बाय द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और हर प्रोफेशनल को उस कोड को मानना पड़ता है। दैट मीन्स हर, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो लॉयर्स हो, चाहे वो टीचर्स हो, कोई भी प्रोफेशन के अंदर हो, उनके लिए कुछ एथिकल कोड्स होते हैं। जैसे हम बीएड करते हैं तो हमें कुछ बताया जाता है, हमारे एथिक्स बताए जाते हैं कि हाउ हम स्टूडेंट के साथ किस तरीके से ट्रीट करें, क्या हमारे एथिकल व्यूज होते हैं, क्या हमारे एथिकल कोड्स होते हैं, वो हमें बताए जाते हैं। तो हमें भी उसको वो करना चाहिए। ऐसे ही मैनेजमेंट में भी होते हैं, जब प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं तो एथिकल कोड्स भी होंगे। तो जैसे AIM में बताया मैंने, दिल्ली में है, और आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट कोलकाता में है, तो इनके भी कुछ एथिकल कोड्स हैं। बट वही बात आ जाती है कि ये लीगली कंपल्सरी नहीं है, कि इनका कंपल्सरी नहीं है कि होना ही ज़रूरी है। क्लियर हुआ? तो ये वाला भी अभी प्रेजेंटली ये भी मैनेजमेंट का फीचर नहीं है एज अ प्रोफेशन। लास्ट फीचर होता है प्रोफेशन का हमेशा एक मोटिव होता है, सर्विस मोटिव। इसका प्रॉफिट मोटिव कभी नहीं होता। जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनका मोटिव क्या होता है, टू प्रोवाइड द सर्विस। सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करना ही इनका मेन मोटो होता है। तो बेसिक मोटिव जो होता है किसी भी प्रोफेशन का, वो क्या होता है, टू सर्व द क्लाइंट्स विद डेडिकेशन। ठीक है ना, हर क्लाइंट को डेडिकेशन के साथ सर्व करना होता है। जबकि मैनेजमेंट का जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। दैट मीन्स अब ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो हर मैनेजर क्या चाहेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, की प्रॉफिट होना चाहिए। बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं होगा कि हर ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ एक ही गोल रह गया हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बट सर्वाइव करने के लिए, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए बहुत सारे गोल्स होते हैं जो हमने पहले पढ़े हुए हैं कि गोल्स क्या क्या होते हैं। मार्केट स्टैंडिंग होती है, इनोवेशन होता है, सोशल जस्टिस करना भी होता है, सोसाइटी का वेलफेयर भी होता है, तो ये सारा होता है। तो ये, बट हम कह नहीं सकते कि सिर्फ एक मैनेजमेंट का मोटिव सर्विस मोटिव होता है। तो ये भी आपका मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है। समझ में आ गया? तो मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। तो हमने अभी देखा कि मैनेजमेंट को क्या प्रोफेशन कहा जा सकता है, नो, किसी भी तरीके से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक आती है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो मैनेजमेंट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ प्रोफेशन। तो हम क्या कहेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट के, मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट, बट मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट साइंस भी है, मैनेजमेंट आर्ट भी है, बट मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। तो ये हमारा एक क्लियर हो जाता है कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट साइंस भी क्या है, इन एग्जैक्ट साइंस है, सोशल साइंस है, बट प्योर आर्ट है। क्लियर हुआ? जस्ट नोट इट डाउन फास्ट। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ इससे रिगार्डिंग ही, 3-4 क्वेश्चन पूछती हूँ और इसके बाद इसे खत्म करते हैं लेक्चर को यहीं पे। देखिए, अब इसमें एक क्वेश्चन लिखा है, इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉयर वन हैज टू रजिस्टर हिमसेल्फ एज अ मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। दैट मीन्स अगर किसी को लॉयर बनना है तो वन हैज टू रजिस्टर हिमसेल्फ एट अ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल में रजिस्टर करना पड़ता है। तो कौन सा फीचर प्रोफेशन का यहाँ पर रिवील हो रहा है? तो कौन सा फीचर हो रहा है, कौन सा फीचर हो रहा है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, सर्विस मोटिव एंड प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। कौन सा है, बार काउंसिल में रजिस्टर करना, तो कौन सा होगा, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रेजेंस दैट मीन प्रोफेशनल एसोसिएशन का प्रेजेंस होना जरूरी है। प्रोफेशनल एसोसिएशन जो भी होंगी उससे रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है। क्लियर हो रही है बात? स्टेट द कॉमन फीचर ऑफ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन
विच इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट ऑल्सो। ऐसा कौन सा फीचर है जो मैनेजमेंट में भी है, आर्ट में भी है और प्रोफेशन में भी है और वो मैनेजमेंट में भी है? कौन सा फीचर है? यस, दिस वन, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये एक ऐसा फीचर है जो तीनों के अंदर है, आर्ट में भी है, प्रोफेशन में भी है और साइंस में भी है, और उसके साथ साथ किस में है? मैनेजमेंट में भी है। आप इसे सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज भी बोल सकते हो, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज भी बोल सकते हो। नाउ अब मैं बात करती हुई क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनना। मैनेजमेंट हैज इवॉल्व्ड लाइक अ डिसिप्लिन। देयर आर नंबर ऑफ बुक्स ऑन मैनेजमेंट। Students are learning from these books various principles and theories of management. But all students of MBA do not become successful only by learning these principles. समझ में आ रहा है? मैनेजमेंट में जैसे कि डिसिप्लिन की तरह से इवॉल्व हुआ है और बहुत सारी बुक्स हैं मैनेजमेंट की, और स्टूडेंट्स आर लर्निंग फ्रॉम दीज बुक्स वेरियस प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट. But all students of MBA do not become successful only by learning these principles. The success depends upon creative application of these principles. Today, many companies have started giving importance to corporate social responsibility and the business ethics. आज business के अंदर बहुत सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं कि corporate और business ethics. तो हमारा in the above para, one feature of science, one feature of art and profession are given. Identify each one of them by quoting the lines. सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजमेंट हैज इवॉल्व लाइक अ डिसिप्लिन. देयर आर नंबर ऑफ बुक्स ऑन मैनेजमेंट. नंबर ऑफ बुक्स ऑन मैनेजमेंट के क्या है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. समझ में आ गया? स्टूडेंट्स आर लर्निंग फ्रॉम दीज बुक्स वेरियस प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट. बट ऑल स्टूडेंट्स ऑफ MBA डू नॉट बिकम सक्सेसफुल ओनली बाय लर्निंग दीज प्रिंसिपल्स. तो ये कौन सा प्रिंसिपल्स है? दैट मीन्स हर कोई, ये यूनिवर्सल वैलिडिटी है. साइंस का प्रिंसिपल है यूनिवर्सल वैलिडिटी, क्योंकि हर कोई MBA का बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो सकता सिर्फ इन प्रिंसिपल्स को ही पढ़ के. ठीक है, तो ये यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है. द सक्सेस डिपेंड्स अपॉन क्रिएटिव एप्लीकेशन ऑफ दीज प्रिंसिपल्स. क्रिएटिव एप्लीकेशन का आर्ट का है इसमें फीचर, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड द क्रिएटिविटी. Today, many companies have started giving importance to corporate social responsibility and the business ethics. ये प्रोफेशन का है सर्विस मोटिव. समझ में आ गया अच्छी तरह से? इस तरीके से हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और इससे हमें समझ में आता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और किस तरीके से हमें उसका आंसर देना है. गॉट इट? तो फॉर टुडे यहाँ तक कर लिया अब हमने. इसके बाद हम करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन द नेक्स्ट क्लास. हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे. फॉर टुडे यहाँ तक खत्म किया हमने. अब इसके बाद हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट करेंगे. गुड बाय. और क्वेश्चंस पढ़ना अच्छे से, जो हमारी केस स्टडीज होती हैं उसको पढ़ना और लाइन को अंडरलाइन कर लिया करो. किसी भी लाइन को अंडरलाइन कर लिया करो कभी भी केस स्टडी के लिए कि आपने ये लाइन अंडरलाइन करी है, उसमें आपको ये समझ में आ रहा है. पहला एक सबसे अच्छा तरीका बताती हूँ केस स्टडी को करने का. अगर आप केस स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करो, नीचे वाला पोर्शन पढ़ो. क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो. अब क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, उसके बाद पूरी केस स्टडी पढ़ोगे तो आपको जल्दी निकाल लोगे चीज़ें क्या क्या निकल रही हैं. गॉट इट? तो हमेशा पहले नीचे पढ़ा करो क्या है, उसके बाद केस स्टडी पढ़ोगे तो फटाफट निकलती चली जाएगी. तो आप केस स्टडी पढ़ोगे, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ोगे, इतने में केस स्टडी भूल जाओगे ऊपर की. तो इससे अच्छा है फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन, देन रीड द केस स्टडी, देन आंसर द क्वेश्चंस. क्लियर हो गया? गॉट इट? यस. गुड बाय.